Hello everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel. आज हम लॉ सेमेस्टर क्वेश्चन आंसर सीरीज में इन्वायरमेंटल लॉ का लेक्चर 3 करने वाले हैं। लेक्चर 3 में हम जो करेंगे वो किससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे? द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 से रिलेटेड देखने वाले हैं। बेसिकली जो एयर एक्ट है उससे रिलेटेड आज के सेशन में हम क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने वाटर एक्ट देखा था और जो इन्वायरमेंटल लॉ के जो बेसिक्स है वो हमने कवर किए थे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले दिस इज माय टेलीग्राम आईडी। अगर आप मुझसे वहां पर नहीं जुड़े हैं, नहीं कनेक्टेड है, तो इस सेशन के बाद जुड़ सकते हैं ताकि आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, मुझसे वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो आपके लॉ लाइफ में तो भी वहां पर मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसको रिजॉल्व कर सके। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो कि यहाँ पे 10 मार्क्स का 5 मार्क्स का मैंने बताया है, दैट इज briefly explain the historical background and significance of the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 in the context of environment protection in India। क्या पूछा है कि briefly explain करना है आपको historical background किसका? Air Prevention and Control of Pollution Act का, और वो चीज आपको environmental protection India के context में बतानी है। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि एयर प्रिवेंशन एक्ट किस तरीके से आया। तो द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 वाज इनेक्टेड इन रिस्पांस टू इंक्रीजिंग कंसर्न्स अबाउट एयर पॉल्यूशन इन इंडिया, स्पेशली फॉलोइंग द 1972 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, वेयर इंडिया कमिटेड टू एड्रेसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज। सो जो एयर एक्ट है 1981 का वो इनेक्ट किया गया था क्योंकि काफी सारे कंसर्न्स आ रहे थे एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड इंडिया में, और स्पेशली कंसर्न्स किससे आ रहे थे? जो 1972 का यूएन कॉन्फ्रेंस हुआ था, ह्यूमन एनवायरमेंट स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस मानी जाती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है एनवायरमेंट लॉ की जब हम बात करते हैं। तो इसके बाद क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा कंसर्न्स आ रहे थे कि किस तरीके से हम एयर से रिलेटेड कोई एक्ट लेकर आ रहे हैं, या किस तरीके से हम एयर से रिलेटेड उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन जो हो रहा है उसके हम क्या क्या मेजर्स ले रहे हैं, इससे रिलेटेड क्या बहुत सारे कंसर्न्स आ रहे थे। इसीलिए 1881 में क्या हुआ, एयर एक्ट को बनाया गया। Recognizing air pollution as a serious threat to health and the environment, the Indian government passed this law to provide a legal framework for controlling emissions from industries, vehicle and other sources। और जिस तरीके से एयर पॉल्यूशन एक सीरियस थ्रेट बनता जा रहा था लोगों की हेल्थ के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए और इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए, तो इंडियन गवर्नमेंट है जो हमारी, उनने डिसाइड किया कि एयर एक्ट को लेकर आया जाए, ताकि एक वो क्या करेगा, एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा। किस चीज के लिए? जितने भी एमिशंस आ रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज से हो, चाहे वो व्हीकल से हो, या जितने बाकी जो सोर्सेज है जिससे एयर पॉल्यूशन हो रहा है, उनको पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए, उनको पूरी तरीके से सेफगार्ड करने के लिए ये एक फ्रेमवर्क लेके आया, और इसको ट्रीट करने के लिए, एमिशन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये फ्रेमवर्क आया। अगर हम इस एक्ट के सिग्निफिकेंस की बात करें, इट वाज द फर्स्ट मेजर लेजिस्लेशन इन इंडिया स्पेसिफिकली टारगेटिंग एयर पॉल्यूशन। ये सबसे पहला एक्ट था जो कि क्या कर रहा था, जो एयर पॉल्यूशन को टारगेट कर रहा था कि किस तरीके से उसको डील करना है। दूसरा, इट स्टैब्लिश सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, गिविंग देम पावर्स टू मॉनिटर एंड रेगुलेट एयर क्वालिटी। ये क्या कर रहा था, सेंट्रल, और इसने क्या किया था, सेंट्रल और स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड, जैसे हमने वाटर एक्ट पे देखे थे वैसे एयर एक्ट पे भी सेंट्रल और स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड स्टैब्लिश किए गए थे, ताकि वो क्या कर सके, उनके पास, बोर्ड्स के पास पावर रहे, वो मॉनिटर कर सके और उसी के साथ साथ जो एयर क्वालिटी है उसको क्या कर सके, रेगुलेट कर सके। द एक्ट लेड डाउन लीगल ऑब्लिगेशंस फॉर इंडस्ट्रीज टू ऑपरेट विद इन प्रिस्क्राइब्ड एमिशन स्टैंडर्ड्स। और एक्ट में क्या थे, लीगल ऑब्लिगेशंस थे इंडस्ट्रीज को कि किस तरीके से ऑपरेट करना है, जो एमिशन स्टैंडर्ड्स है उसके प्रिस्क्राइब किस तरीके से काम करना है, वो भी इस मेन सिग्निफिकेंस था एयर एक्ट का। उसी के साथ साथ फिर मैंने इट अलाउड गवर्नमेंट टू डिक्लेयर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरियाज एंड टेक प्रिवेंटिव एक्शन। उसी के साथ इस एक्ट पे ये भी बताया था कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, वो डिक्लेयर कर सकती है कि हाँ ये वाला जो कुछ एरिया है वो क्या है, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया, और उसी के साथ उसमें किस तरीके से एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या प्रिवेंटिव एक्शन लेना है, ये भी एयर एक्ट में गवर्नमेंट को पावर दी गई है।
पांचवा, इट फॉर्म द फॉर्मुलेशन फाउंडेशन फॉर फ्यूचर इन्वायरमेंटल लॉज एंड हाईलाइट द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट गवर्नेंस इन इंडिया। उसी के साथ साथ ये एक्ट क्या करता है, एक फाउंडेशन फ्रेम करता है किस चीज के लिए, फ्यूचर इन्वायरमेंटल लॉज के लिए, और हाईलाइट करता है जो ग्रोइंग इंपॉर्टेंस है इन्वायरमेंटल गवर्नेंस की इंडिया में उसको। ठीक है, सो ये हमारे क्या है, ये हमारे 5 पॉइंट्स है किसमें, सिग्निफिकेंस में। ठीक है, चलो, सो ये हमारा था, हमने पहले यहाँ पे हमसे पूछा गया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो मैंने बताया कब आया, 1981 में आया। क्यों आया, क्योंकि ज़रूरत थी कि एयर पॉल्यूशन का जो पूरा फ्रेमवर्क बनाने की, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल में लाने की, इसको क्या किया गया, इसको लेकर आया गया। और उसी के साथ साथ ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद आया, और फिर मैंने इसमें सिग्निफिकेंस बताया कि ये जो एक्ट है, ये पहला ऐसा एक्ट था जो कि एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड पूरा फ्रेमवर्क को टारगेट से रिलेटेड करने का था। दूसरा, इस पर स्टैब्लिश किए गए थे सेंट्रल और स्टेट बोर्ड, ताकि वो क्या कर सके, पावर दे सके मॉनिटर और रेगुलेट करने के लिए। तो ये जो हमारा, ये हमने 5 मार्क्स में इतना कवर किया। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के आपको सेलिएंट फीचर्स बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, हाउ डज द एक्ट कंट्रीब्यूट टू द लीगल फ्रेमवर्क फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया। किस तरीके से जो एक्ट है वो कंट्रीब्यूट करता है लीगल फ्रेमवर्क को इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडिया में, वो आपको बताना है। और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए। तो पहला मैं यहाँ बताऊंगी थोड़ा सा 1-2 लाइन में एयर प्रिवेंशन एक्ट के बारे में। तो जो एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है वो एक की इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन है इंडिया में, जो कि इनेक्ट किया गया है कंट्रोल करने के लिए एयर पॉल्यूशन और रिड्यूस करने के लिए एयर पॉल्यूशन, ताकि क्या हो सके, जो एयर क्वालिटी है इंडिया में उसको मेंटेन कर सके। ठीक है, उसी के साथ साथ इट फॉर्म्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंडियाज लीगल फ्रेमवर्क फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। और जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से बहुत सारे जो लीगल फ्रेमवर्क है उसमें एयर एक्ट भी क्या हो गया है, एक इंपॉर्टेंट लीगल फ्रेमवर्क का पार्ट प्ले कर रहा है। सेलिएंट फीचर्स की बात करें तो पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, कि इस एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है। सो फर्स्ट है, द प्राइमरी एम इज टू प्रिवेंट, कंट्रोल एंड अबेट एयर पॉल्यूशन। सबसे पहला काम क्या है एयर एक्ट का, कि वो क्या करे, प्रिवेंट करे, मतलब रोक लगाए, कंट्रोल करे, और उसी के साथ साथ एयर पॉल्यूशन को अबेट करे। इट ऑल्सो सीक्स टू प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ द एयर एंड प्रिवेंट हेल्थ हजार्ड्स कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूटेंट्स। और उसी के साथ साथ वो क्या करेगा, एयर क्वालिटी को प्रिजर्व करेगा और जो प्रिवेंट करेगा जितने भी हेल्थ हजार्ड्स हैं जो कि एयर पॉल्यूटेंट से क्या हुए हैं, कॉज्ड हुए हैं। दूसरा, एयर पॉल्यूटेंट की पॉल्यूशन की डेफिनेशन, ये जो एक्ट है, द एक्ट डिफाइंस एयर पॉल्यूशन एज द प्रेजेंस ऑफ एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस इन द एटमॉस्फेयर इन क्वांटिटीज दैट आर हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स, लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट्स, प्रॉपर्टी और द इन्वायरमेंट। ये जो एक्ट है डिफाइन करता है एयर पॉल्यूशन की डेफिनेशन, जिसमें उसने बताया कि अगर किसी भी तरीके का सॉलिड का प्रेजेंस है, लिक्विड का प्रेजेंस है या गैसियस सब्सटेंस का प्रेजेंस है एटमॉस्फेयर में क्वांटिटी में, तो वो क्या होगा, वो हार्मफुल होगा किसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, लिविंग क्रिएचर्स के लिए, प्लांट्स के लिए और जितनी भी प्रॉपर्टी या इन्वायरमेंट है उनके लिए। ठीक है, तो पहले मैंने फीचर बताया कि क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके मैंने इसके बाद बताया कि इसमें, इस एक्ट में एयर पॉल्यूशन की डेफिनेशन क्लियरली बताई गई है। तीसरा मैंने बताया स्टैब्लिशमेंट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एयर एक्ट का, कि जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स है उनका स्टैब्लिशमेंट, उनका होना। The act provides for the creation of Central Pollution Control Board to oversee nationwide implementation and state pollution control board to monitor and control air pollution at the state level. So हमने पहले जब वाटर एक्ट देखा था तो हमने वाटर एक्ट में भी देखा था क्या, कि सेंट्रल लेवल पे भी एक अलग होती है और स्टेट बोर्ड पे भी अलग होती है। वैसे अगर हम बात करें आपके एयर एक्ट की, तो एयर एक्ट में भी जो सेंट्रल कंट्रोल पॉल्यूशन है वो अलग है। ठीक है, वो बोर्ड पूरी तरीके से अलग है, और जो हमारा स्टेट कंट्रोल पॉल्यूशन बोर्ड है वो भी क्या है, अलग है। सो जो सेंटर पे है वो क्या देखेगा, वो पूरा ऊपर सेंटर लेवल वाली चीजें कवर करेगा, और जो स्टेट है वो स्टेट लेवल वाली चीजें कवर करेगा। ठीक है, तो जैसे वाटर एक्ट में हमारे पास 2 बॉडीज थी, सेंटर और स्टेट बोर्ड, वैसे ही हमारे पास एयर एक्ट में भी 2 बॉडीज हैं, दैट इज सेंट्रल कंट्रोल पॉल्यूशन बोर्ड एंड वाटर सेंटर स्टेट कंट्रोल पॉल्यूशन बोर्ड। ओके,
फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पावर टू डिक्लेयर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरियाज। यहाँ पर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर दी गई है, क्या कि एक एरिया को डिक्लेयर करना कि ये एरिया जो है वो क्या है, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया है। द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कैन declare any area as an air pollution control area where stricter norms apply। सो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनसे कंसल्ट करके किसी भी एरिया को क्या कर सकती है, डिक्लेयर कर सकती है एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया, जहां पर क्या स्ट्रिक्टर नॉर्म्स अप्लाई हैं। फिफ्थ है रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडस्ट्रियल एमिशंस। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस एक्ट का कि जो इंडस्ट्रियल एमिशंस है उस पे रिस्ट्रिक्शन ये लगाता है ये एक्ट। क्या बोला है, इंडस्ट्रीज इन दिस एरियाज मस्ट ऑब्टेन प्रायर कंसेंट फ्रॉम द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बिफोर स्टैब्लिशिंग और ऑपरेटिंग। सो यहाँ पर क्लियरली बोला है, जैसे वाटर एक्ट में भी बोला था कि कोई भी ऐसी इंडस्ट्री या कोई भी फैक्ट्री चलाने के लिए कंसेंट की जरूरत होगी, परमिशन की जरूरत होगी, वैसे ही यहाँ बोला गया है कि कोई भी एरिया में अगर इंडस्ट्री है उनको क्या करनी पड़ेगी, प्रायर कंसेंट ऑब्टेन करनी पड़ेगी जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनसे, स्टैब्लिश करने से पहले भी और ऑपरेट करने से भी पहले। और उसके बाद अगर वो हो भी जाती है स्टैब्लिश तो उनको क्या करना पड़ेगा, जितने भी एमिशन स्टैंडर्ड्स दिए गए एयर एक्ट के हिसाब से, जितने भी पूरे रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, वो क्या करने पड़ेंगे, उनको फॉलो करना पड़ेगा ताकि किसी भी तरीके का एयर पॉल्यूशन ना हो। दे मस्ट अडेयर टू स्पेसिफिक एमिशन स्टैंडर्ड्स सेट अप बाय द बोर्ड। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट। जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है आर एम्पावर्ड टू टेक सैंपल्स ऑफ एयर और एमिशन फॉर एनालिसिस, इंस्पेक्ट factories, industrial plants and pollution control equipment, issue direction to close, prohibit or regulate industries that violate norms। so state pollution control board empowered है कि वो क्या कर सकती हैं, सैंपल ले सकती हैं एयर का, एमिशन का एनालिसिस के लिए, और उसी के साथ वो इंस्पेक्ट कर सकती हैं फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रियल प्लांट्स को, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट को, और उसी के साथ साथ डायरेक्शन इशू कर सकती हैं कि अगर भैया लग रहा है कि ये फैक्ट्री क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन फैला रही है, इसके जो एमिशंस आ रहे हैं वो सही नहीं है, तो वो क्या डायरेक्ट कर सकती है, इशू डायरेक्शंस दे सकती है कि भैया उसको क्लोज कर दो फैक्ट्री को, या उनको रोक लगाया जा सकता है, प्रोहिबिट लगाया जा सकता है, या जो इंडस्ट्रीज जो सही से वॉयलेशन मतलब सही से फॉलो नहीं कर रही है, नॉर्म्स वायलेट कर रही हैं, उनसे रिलेटेड भी कुछ डायरेक्शंस क्या कर सकते हैं, इशू कर सकता है कौन, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट इस एक्ट का, दैट इज पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लाइंस। ठीक है, अगर पेनल्टीज नॉन कंप्लाइंस की कि अगर मान लो वो डायरेक्शंस नहीं माने गए, नॉर्म्स नहीं माने गए, तो उनकी पेनल्टीज भी दी गई है इस एक्ट में। ये एक्ट जो है प्रिस्क्राइब पेनल्टी सच एज इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ्स, 3 साल तक की 3 महीने तक की क्या मिल सकती है, जेल मिल सकती है, एंड और मतलब जेल मिलेगी और फाइन दोनों साथ में भी दिया जा सकता है, देना पड़ेगा, या तो सिर्फ जेल मिलेगी या तो सिर्फ फाइन मिलेगा। फाइन अप टू कितना, 10,000 रुपए तक का जुर्माना, एडिशनल फाइन फॉर कंटिन्यूड नॉन कंप्लाइंस, और अगर मतलब आप कंप्लाइंस करते ही, नॉन कंप्लाइंस करते ही गए तो उसका एडिशनल फाइन भी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद 8th पॉइंट, दैट इज प्रोहिबिशन ऑन यूज ऑफ पॉल्यूटिंग फ्यूल्स एंड अप्लायंसेस। अगर किसी भी तरीके से पॉल्यूटिंग फ्यूल्स और अप्लायंसेस का यूज किया गया है तो उस पर भी प्रोहिबिशन लगाया है एयर एक्ट की तरफ से। द एक्ट एम्पावर्स द बोर्ड टू रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ सर्टेन फ्यूल्स और अप्लायंसेस दैट कॉजेस एयर पॉल्यूशन। एक्ट क्या करता है, एम्पावर देता है बोर्ड को कि वो क्या करें, रिस्ट्रिक्ट करें किसका यूज, यूज और सर्टेन फ्यूल्स और अप्लायंसेस जो कि क्या कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको प्रोहिबिट भी किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में हम देखते हैं कि कभी कुछ ना कुछ ऑड एंड इवन वाला जो रूल लगता है, तो वो इसी वजह से लगता है क्योंकि वो जो गाड़ियां हैं वो क्या कर रही है, पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ा रही है, तो उसको दिमाग में रखकर ही वो क्या लगाया जाता है, वो रूल इंप्लीमेंट किया जाता है। 9th पब्लिक अवेयरनेस एंड रिपोर्टिंग। जो बोर्ड्स हैं, द बोर्ड्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड रिपोर्टिंग डेटा रिलेटेड टू एयर क्वालिटी एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये एक्ट प्रोवाइड भी करता है कि जो बोर्ड्स हैं वो क्या करेंगे, वो लोगों को अवेयर करेंगे कि किस तरीके से उनको पॉल्यूशन कम करना है और किस तरीके से उनको पॉल्यूशन से अवेयर रहना है। उसी के साथ साथ जो एयर क्वालिटी है उसके बारे में भी बोर्ड को बताना पड़ेगा, पब्लिक को अवेयर करना पड़ेगा, ये भी उस एक्ट में दिया गया है।
कोऑर्डिनेशन विद इन्वायरमेंटल अथॉरिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक्ट में ये भी प्रोवाइड किया गया है। द एक्ट इनेबल्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस बोर्ड्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्टिंग अ यूनिफाइड अप्रोच टू इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। एक्ट क्या करता है, एक्ट इनेबल करता है कोऑर्डिनेशन बहुत सारे बोर्ड्स, मतलब ये जो बोर्ड्स हैं उनके बीच में और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, जो कि सपोर्ट करेगा एक यूनिफाइड अप्रोच किसको, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस की तरफ। फिर मैंने यहाँ पे 10 पूरे फीचर्स बताए, उसके बाद मैंने लास्ट में क्या दिया है, कंक्लूजन दिया है। द एयर एक्ट ऑफ 1981 इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पीस ऑफ लेजिस्लेशन दैट एड्रेस एयर पॉल्यूशन थ्रू लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। जो एयर एक्ट है 1981 का, वो क्या करता है, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस है लेजिस्लेशन का जो कि एड्रेस करता है एयर पॉल्यूशन को थ्रू लीगल और इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू। बाय एम्पावरिंग सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड सेटिंग एमिशन स्टैंडर्ड्स एंड इन्फोर्सिंग पेनल्टीज, द एक्ट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ एंड इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। और इस एक्ट में जो सेंट्रल और स्टेट बोर्ड बनाए गए हैं, जिससे क्या हो रहा है, पूरी तरीके से एमिशन स्टैंडर्ड सेट है, जो भी अगर कोई नॉर्म्स फुलफिल नहीं कर रहा है तो उसकी पेनल्टी सेट है। ये सारी चीज क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पब्लिक हेल्थ और उसी के साथ को प्रोटेक्ट करने में, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारा गोल्स हैं और उसको मेंटेन करने के लिए इंडिया में, वो भी ये एक्ट क्या करता है, पूरी तरीके से कवर करता है। सो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, तो हमने यहाँ पे 10 मार्क्स में क्या बताए हैं, 10 फीचर्स बताया, उसके बाद कंक्लूजन बताया है। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Discuss the constitution, powers and functions of the Central and State Pollution Control Board under the Air Act 1981. How do this board contribute to the prevention and control of एयर पॉल्यूशन इन इंडिया? 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, आपको ये बताना है कि किस तरीके से सेंट्रल और स्टेट बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन होता है एयर एक्ट में, क्या क्या पावर्स दी गई हैं बोर्ड्स को, क्या क्या फंक्शंस हैं बोर्ड के परफॉर्म करने के, और किस तरीके से ये जो बोर्ड्स हैं ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रिवेंशन और कंट्रोल में एयर पॉल्यूशन के इंडिया में। ठीक है, so the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 establishes a structured institutional mechanism for preventing and controlling air pollution in India through the formation of the Central Pollution Control Board and State Pollution Control Board. जो Air Act है वो क्या है, एक स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दिया है, क्योंकि उसने सेंट्रल और स्टेट बोर्ड बना के रखे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू और अपना एक पूरा फ्रेमवर्क सेट करके एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट और कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हम बात करें सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड्स का। तो पहला जो है वो है सेंट्रल पॉल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में, जिसको हम सीपीसीबी बोलते हैं। सीपीसीबी जो है वो है कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट एंड गिवन एडिशनल पावर अंडर द एयर एक्ट 1981। सो ये बेसिकली वाटर प्रिवेंशन एक्ट में कॉन्स्टिट्यूटेड है, बट इसमें इसकी जो पावर्स हैं वो एयर एक्ट, मतलब जो वाटर एक्ट में जिस तरीके से बनाता ना, वैसी पावर्स इसकी पूरी एयर एक्ट में दी गई है। मेंबर्स इंक्लूड अ चेयरमैन ऑफिशियल एंड एन ऑफिशियल मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल। सेम हमारा स्टेट बोर्ड भी उसी के हिसाब से बना है, वाटर एक्ट के हिसाब से पावर्स एंड फंक्शंस भी उसी के हिसाब से दी गई है। ठीक है, अब हम आएंगे पावर्स एंड फंक्शन। तो पहला एडवाइजरी रोल, एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को जितने भी मैटर्स हैं किससे रिलेटेड, एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट से रिलेटेड, कि मान लो एयर क्वालिटी सही नहीं है जो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तो उसको किस तरीके से सुधार करना है, इंप्रूव करना है, उससे रिलेटेड एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर आते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटी स्टेट बोर्ड की और रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट अमंग देम। कोई भी अगर ऐसी ही होती है, कोई एक्टिविटीज है स्टेट बोर्ड की, वो कोऑर्डिनेट करने उसमें हेल्प करता है, और उसी के साथ अगर कोई डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उसको भी रिजॉल्व करते हैं। फिर आते हैं स्टैंडर्ड सेटिंग, लेज डाउन करता है नेशनल स्टैंडर्ड्स एयर क्वालिटी के लिए और एमिशंस के लिए। रिसर्च एंड ट्रेनिंग, कंडक्ट करते हैं रिसर्च, ऑर्गेनाइज करते हैं ट्रेनिंग और क्रिएट करते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम को। डेटा कलेक्शन, कलेक्ट करते हैं डिसैमिनेट्स और टेक्निकल स्टैटिस्टिक डेटा अगर कोई भी एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है। ये पावर्स है किसकी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। अब हम आते हैं पावर्स एंड फंक्शंस किसका, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। तो सबसे पहला कंसेंट मैकेनिज्म, मैंने कंसेंट मैकेनिज्म से बताया था कि अगर कोई भी फैक्ट्री खोलनी है, कोई फैक्ट्री को ऑपरेट करना है, स्टैब्लिश करना है, तो उसमें कंसेंट की बहुत जरूरत होगी, क्योंकि अगर ऐसी फैक्ट्री जो कि कोई ऐसे एफिलेंट्स रिलीज कर रही है जिससे एयर पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, एयर पॉल्यूशन का बढ़ावा हो रहा है, तो उसमें बहुत जरूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से क्या हो, एक पूरी तरीके से कंसेंट मिले, तभी वो क्या कर सकते हैं, उस फैक्ट्री का स्टैब्लिशमेंट या उस फैक्ट्री को ऑपरेट कर सकते हैं।
ग्रांट्स कंसेंट टू इंडस्ट्री फॉर एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन इंश्योरिंग एमिशन स्टैंडर्ड्स आर मेट। जो भी एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं, जो एमिशन क्राइटेरिया है, वो पूरी तरीके से मेंटेन हो रहा है, तभी उनको क्या इंडस्ट्री को ओपन करने का, स्टैब्लिश करने का, ऑपरेट करने का मौका दिया जाता है। दूसरा जो पावर है, फंक्शन है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, दैट इज इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरी। इंस्पेक्ट करता है जितने भी इंडस्ट्रियल प्लांट्स है, मॉनिटर करता है जो भी पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म के कंप्लाइंस है उनसे। तीसरा है मेजर्स को कंट्रोल करना, प्लांट एंड एग्जीक्यूट स्टेट लेवल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। क्या करना, प्लान करना, एग्जीक्यूट करना स्टेट लेवल प्रोग्राम को, किसके लिए, जो भी कंट्रोल है और प्रिवेंशन है एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड। सैम्पलिंग एंड एनालिसिस, सैंपल्स लेना किसके, एयर के, एमिशन के, एनालिसिस के लिए, इन्फोर्समेंट एक्शंस के लिए। पब्लिक अवेयरनेस प्रमोट करता है, एजुकेशन अवेयरनेस, जितने भी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं एयर पॉल्यूशन के, वो भी किसको प्रमोट करना है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को प्रमोट करना है। फिर आते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हम दोनों के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, दैट इज कंट्रीब्यूशन टू एयर पॉल्यूशन कंट्रोल। किस तरीके से एयर पॉल्यूशन कंट्रोल को कंट्रीब्यूट किया जाएगा, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द बोर्ड्स फॉर्मुलेट एमिशन स्टैंडर्ड्स एंड इंश्योर इंडस्ट्रीज अडॉप्ट क्लीनर टेक्नोलॉजी। जो बोर्ड है वो क्या करते हैं, एमिशन स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करें, अडॉप्ट करें जितना भी क्लीनर टेक्नोलॉजी है उनको। दे प्रोवाइड अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल थ्रू इंस्पेक्शन, परमिशन एंड पेनल्टीज। और उसी के साथ साथ जो वो है बोर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, इंस्पेक्शन के थ्रू, परमिशन के थ्रू एंड पेनल्टीज के थ्रू। बाय क्रिएटिंग एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया दे इन्फोर्स स्ट्रिक्टर एनवायरमेंटल नॉर्म्स इन वल्नरेबल रीजन। जैसे ही एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया को क्रिएट करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक स्ट्रिक्टर एनवायरमेंटल नॉर्म्स को वैल्यूएबल रीजन में इन्फोर्स करते हैं। दे कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी फॉर्मेशन, पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उसी के साथ वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन को, पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन को, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको भी क्या करते हैं, उनको भी कंट्रीब्यूट करते हैं ये बोर्ड्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंक्लूजन दिया है, द सीपीसीबी दैट इज कंट्रोल सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड एसपीसीबी दैट इज स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्ले अ वाइटल रोल इन इम्प्लीमेंटिंग द एयर एक्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इन्हीं का है एयर एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का। इंश्योरिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड रिड्यूसिंग द इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। और उसी के साथ ये एक्ट अपना इस तरीके से काम करते हैं कि जो अगर मान लो एयर पॉल्यूशन हो भी रहा है तो उनको क्या, उनको जो हेल्थ इम्पैक्ट और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको क्या कर सके, रिड्यूस कर सके, प्रिवेंट कर सके। उसी के साथ साथ देयर इफेक्टिव फंक्शनिंग इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग एयर क्वालिटी एंड प्रमोटिंग इन्वायरमेंटल जस्टिस इन इंडिया। और इस एक्ट का जो फंक्शनिंग है, ये जो बोर्ड्स हैं उनकी फंक्शनिंग बहुत ज़रूरी है ताकि क्या कर सकें, जो एयर क्वालिटी है उसको मेंटेन कर सके और जो इन्वायरमेंटल जस्टिस है उसको प्रमोट कर सके इंडिया में। ठीक है, सो ये हमारा कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, ये हमसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें 8 मार्क्स का, जिसमें हमने बताया कि किस तरीके से उसका स्टैब्लिशमेंट होता है, क्या क्या पावर है, फंक्शंस हैं सीपीसीबी की, सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, क्या पावर एंड फंक्शंस है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। उसके बाद किस तरीके से वो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं एयर पॉल्यूशन कंट्रोल का, वो मैंने यहाँ बताया, और कंक्लूजन मैंने यहाँ बताया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा 10 मार्क्स का पूछा गया है। क्या, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म प्रोवाइडेड अंडर द एयर एक्ट 1981 टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन विद स्पेशल रेफरेंस टू द सैम्पलिंग एंड एनालिसिस ऑफ एमिशन, द कंसेंट मैकेनिज्म फॉर इंडस्ट्रियल ऑपरेशन एंड द पावर ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू इशू डायरेक्शन। सो यहाँ पर पूछा गया है कि किस तरीके का मैकेनिज्म प्रोवाइडेड किया गया है एक्ट में जो कि कंट्रोल करेगा एयर पॉल्यूशन को। और यहाँ पे क्लियरली बोला है उन्हें स्पेशल रेफरेंस से देके लिखना है, मतलब आपको सैम्पलिंग और एनालिसिस बताना है एमिशन के, कंसेंट बताना है मैकेनिज्म इंडस्ट्रियल ऑपरेशन का, उसी के साथ जो पावर है कंट्रोल बोर्ड की पूरी तरीके से पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की, किस तरीके से वो डायरेक्शन इशू करता है, ये सारी चीजें बताना है और 10 मार्क्स में आपको ये आंसर अपना बताना है। तो सबसे पहले मैंने एयर एक्ट के बारे में बताया। एयर एक्ट प्रोवाइड्स अ लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट, कंट्रोल एंड अब्यूज पॉल्यूशन इन इंडिया। जो की एस्पेक्ट है इसके इम्प्लीमेंटेशन का, वो एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो कि इन्वॉल्व करता है सैम्पलिंग, एनालिसिस, कंसेंट मैकेनिज्म और पावर्स पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कि वो क्या कर सके, डायरेक्शन इशू कर सके। ये इंप्लीमेंट करता है फाउंडेशन इफेक्टिव मॉनिटरिंग के लिए और इन्फोर्समेंट के लिए एक्ट में। सो सबसे पहला मैंने बताया सैम्पलिंग एंड एनालिसिस एमिशन का कैसे होता है। सो सेक्शन 26 ऑफ द एक्ट एम्पावर्स द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू कलेक्ट सैंपल्स ऑफ एयर और एमिशन फ्रॉम एनी चिमनी, डक्ट और अदर आउटलेट। सेक्शन 26 एयर एक्ट का प्रोवाइड करता है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो क्या कर सकते हैं, सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं एयर के, एमिशन के, किससे,
से, चिमनी से, डक्ट से या अदर आउटलेट से। जो सैंपल्स हैं मस्ट बी कलेक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्यूपायर और रिप्रेजेंटेटिव एंड सील्ड एंड साइल्ड इन अ प्रिस्क्रिप्टिव मैनर टू मेंटेन एविडेंटरी वैल्यू। और जो सैंपल्स क्रिएट गए वो किस बेसिस पे होने चाहिए, वो जो ऑक्यूपायर है उनके प्रेजेंस में होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव के प्रिपरेशन में होने चाहिए, और उसको फिर क्या इंस्पेक्शन के लिए भेजा जाता है। सेक्शन 27 जो है एयर एक्ट का, वो लेस डाउन करता है कि किस तरीके से एनालिसिस का प्रोसीजर होगा, क्या जरूरत है ऑथोराइज्ड लेबोरेटरीज में, वो बताता है। और उसी के साथ साथ जो एनालिसिस रिजल्ट होता है जो कि एक एविडेंस सर्व करता है लीगल प्रोसीडिंग्स में, और डिटरमाइन करता है कि किस तरीके से एमिशन स्टैंडर्ड से कंप्लाइंस किया गया है कि नहीं किया गया है, वो सेक्शन 27 में बताया। तो पहला मैंने यहाँ पे कौन सा बताया, सेक्शन 26 एंड 27 किसका, एयर एक्ट का। ये जो मैकेनिज्म है ये इंश्योर करता है कि जो साइंटिफिक मॉनिटरिंग है पॉल्यूटेंट की, वो क्या करे, एक लीगल बेसिस प्रोवाइड करे, किसके लिए, इन्फोर्समेंटल एक्शंस के लिए। फिर उसमें पूछा गया था कि आपको स्पेशल रेफरेंस कंसेंट मैकेनिज्म से ही बताना है। तो जैसे ही मेरे दिमाग में कंसेंट मैकेनिज्म आएगा तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली क्या आने जाना चाहिए, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, क्योंकि कंसेंट मैकेनिज्म कौन देगा, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही देगा। ठीक है। सो अंडर सेक्शन 21 नो पर्सन कैन स्टैब्लिश और ऑपरेट एनी इंडस्ट्रियल प्लांट इन एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर कंसेंट फ्रॉम द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर कोई इंडस्ट्री ओपन करनी है, कोई प्लांट ओपन करना है, तो उसके लिए परमिशन कंसेंट होना जरूरी है, किसकी, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। ये जो कंसेंट है ये दी जाती है किस पे, कि किस टाइप की वो इंडस्ट्री है, टाइप ऑफ इंडस्ट्री, क्या एमिशन लेवल प्रपोज किया गया है उस बेसिस पे, किस तरीके से पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट यूज किया गया है, क्या पोटेंशियल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। ये जो बोर्ड है वो ग्रांट कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है, अटैच कर सकता है कंडीशन कि उनको कंसेंट देनी है कि नहीं देनी है, एनवायरमेंटल सेफ्टी को इंश्योर करते हुए। ये जो इंडस्ट्री है इसको अडेयर करना जरूरी है, ये कंडीशन से फेलियर अगर नहीं किया तो उसमें क्या होगी, फिर पेनल्टीज करनी पड़ेगी। फिर है जो तीसरा हमारा पावर टू गिव डायरेक्शन, सेक्शन 31A जो कि इंसर्ट किया गया है 1987 के अमेंडमेंट में। दोनों सेंट्रल बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, उनके पास पूरी तरीके से पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन इशू कर सकते हैं किसी भी पर्सन को, किसी भी ऑफिसर को या किसी भी अथॉरिटी को। ये जो डायरेक्शन है बाइंडिंग है और ये इंक्लूड करती है क्लोजर, प्रोहिबिशन, रेगुलेशन किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी ऑपरेशन का, और स्टॉपेज करती है रेगुलेशन इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का और अदर सर्विसेज का। ये जो पावर है ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को क्या दी जाती है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी दी जाती है कि वो इन्फोर्स कर सके एनवायरमेंटल कंप्लायंस को बिना प्रोलॉन्ग लिटिगेशन के, और ये इंश्योर करता है कि एक स्विफ्ट रेमेडियल एक्शन हो अगर कोई भी किसी भी तरीके का सीरियस वायलेशन होता है या कंटिन्यूस वायलेशन होता है, तो उसमें ये क्या करता है, एक पूरी तरीके से स्विफ्ट रेमेडियल एक्शन देने की बात करता है। एयर एक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है एक कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म, किस चीज का, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का, कंबाइन किस तरीके से टेक्निकल असेसमेंट को कंबाइन करते हुए एग्जीक्यूटिव इन्फोर्समेंट के थ्रू। और ये जो प्रोविजन है ये इंपावर करता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि वो एक्ट करें इफेक्टिवली एयर क्वालिटी और इन्फोर्स करें एनवायरमेंटल लॉ को इंडिया में। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 10 मार्क्स का है। डिस्कस द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द एयर एक्ट फॉर डीलिंग विद वायलेशन ऑफ द एक्ट, व्हाट पेनल्टीज आर प्रिस्क्राइब, क्या पेनल्टीज दी गई हैं नॉन कंप्लाइंस अगर होगा, और किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं एयर पॉल्यूशन कंट्रोल को इन्फोर्समेंट करने में। सो पहले मैंने यहाँ पे प्रोसीजर, पहले एक्ट के बारे में बताया कि क्या मेन एम है उसका, फिर मैंने यहाँ पे प्रोसीजर बताया कि किस तरीके से अगर कोई वायलेशन होता है तो क्या क्या प्रोसीजर होगा। सबसे पहला है मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन, सेक्शन 24 एंड 25। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पूरी तरीके से इंपावर्ड है कि वो क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं इंडस्ट्रियल यूनिट को, एयर और एमिशन सैंपल ले सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कंप्लाइंस प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड के साथ। इंस्पेक्शन जो है वो फॉलो करना चाहिए ड्यू प्रोसीजर, सैंपल जो कि क्या हो, प्रेजेंस ऑक्यूपायर में हो या रिप्रेजेंटेटिव में हो। फिर आते हैं कंसेंट रिक्वायरमेंट जो कि सेक्शन 21 में दिया गया है। इंडस्ट्री जो ऑपरेट होती है बिना कंसेंट के और जो वायलेशन है कंसेंट कंडीशन के, वो पूरी तरीके से कंसिडर्ड है नॉन कंप्लाइंट। जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो रिफ्यूज कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है, रिवोक कर सकती है कंसेंट ऑपरेट करने की। फिर मैंने यहाँ पे बताया है सेक्शन 31A जो मैं ऑलरेडी लास्ट वाले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि वो अमेंडमेंट एक्ट से हुआ है। नोटिस और अपॉर्चुनिटी टू बी हेयर्ड भी दिया जाता है। अगर कोई भी प्रोसिक्यूशन इनिशिएट किया जा रहा है तो जो बोर्ड है वो क्या करेगा, एक नोटिस प्रोवाइड करेगा और उसी के साथ साथ चांस देगा कि भैया अगर ये वायलेशन को आप रेक्टिफाई कर सको तो उसको करो, वरना वो ऐसा नहीं है कि एकदम से उन्होंने केस फाइल कर दिया, नहीं, पहले वो क्या देंगे, नोटिस देंगे और पार्टी को अपनी चीज रखने का पूरा मौका दिया जाता है। फिर फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट, सेक्शन 43
कंप्लेंट जो रिगार्डिंग जो वायलेशन है वो क्या है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने फाइल होगी या जो फर्स्ट क्लास के जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनके सामने फाइल की जाएगी। जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो क्या कर सकते हैं, प्रोसिक्यूशन इनिशिएट कर सकते हैं। पेनल्टीज नॉन कंप्लाइंस की, सबसे पहले जनरल पेनल्टीज मैंने बताई है जो कि 37 में दी गई है। अगर फेलियर रहा, प्रोविजन से कंप्लाई नहीं किया, बिना कंसेंट के ऑपरेट कर रहे हैं आप फैक्ट्री या कोई भी डायरेक्शन को डिसोबे किया, ठीक है, तो उसमें पेनल्टी कितनी जाएगी, 3 महीने तक का जेल, जिसमें फाइन आपका 10,000 तक का हो सकता है। अगर ये वॉयलेशन कंटिन्यू हुआ तो 5,000 रुपए का फाइन पर डे इम्पोज होगा। उसी के साथ इनहेंस्ड पेनल्टी जो दी गई है वो दी गई है इम्प्रिजनमेंट 1.5 साल से लेके 6 साल तक की जेल जिसमें फाइन भी हो सकता है और बिना फाइन भी दिया जा सकता है। अगर कोई ऑफेंस कंपनी की तरफ से हुआ है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ है जो कि सेक्शन 39 एंड 40 में है, तो जो कंपनी डायरेक्टर हैं और जो हेड्स हैं डिपार्टमेंट के वो क्या हो सकते हैं, लाइबल हो सकते हैं ऑफेंसेस के लिए अगर वो कमिट हुए हैं कंसेंट के थ्रू या कोई नेग्लिजेंस उनने किया है। कंट्रीब्यूशन बात करें इन्फोर्समेंट की, तो जो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स है वो इंश्योर करता है ड्यू प्रोसेस और फेयरनेस ऑफेंडर से डील करने में। स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज दी गई हैं डिटरनेंट के अगेंस्ट अगर कोई वॉयलेशन होता है तो। और उसी के साथ जो कॉम्बिनेशन है प्रिवेंटिव, करेक्टिव और पिनिटिव मेजर का, वो स्ट्रेंथन करता है रेगुलेटरी कंट्रोल और प्रमोट्स करता है कंप्लाइंस को। एम्पावर करता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि अथॉरिटी वो इंस्पेक्ट कर सके, डायरेक्ट कर सके, प्रोसिक्यूट कर सके, हेल्प कर सके टाइमली इन्फोर्समेंट ऑफ इन्वायरमेंटल नॉर्म्स में। फिर मैंने यहाँ कंक्लूजन दिया है कि जो एयर एक्ट है वो अपने डिफाइंड प्रोसीजर्स के साथ, पेनल्टीज के साथ एक क्रिएट करता है रोबस्ट लीगल मैकेनिज्म ताकि वो क्या कर सके, वॉयलेशन को एड्रेस कर सके। ये जो प्रोविजन है ये सिर्फ प्रमोट नहीं करते कंप्लाइंस के, बट ऑल्सो उसके साथ क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल जस्टिस को अपहोल्ड करते हैं, जिसमें वो पॉलिटर्स को अकाउंटेबल भी कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि जो भैया जो क्लीन एयर है वो क्या है, एक पब्लिक राइट है, तो उसको क्या किया जाए, उसको इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाए। अब यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन बताया जो कि 5 मार्क्स का है कि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया क्या होता है एयर एक्ट में और कौन सी अथॉरिटी उसको डिक्लेयर करती है, ये आपको बताना है। सो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया एयर एक्ट में रिफर करता है एक स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया जहाँ पे स्ट्रिक्ट एयर पॉल्यूशन क्या किए गए, कंट्रोल मेजर्स लिए गए ताकि वो क्या कर सके, एयर क्वालिटी को मेंटेन कर सके, इंप्रूव कर सके। लीगल प्रोविजन सेक्शन 19 एक्ट का, स्टेट गवर्नमेंट जब कंसल्टेशन कर लेगी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से तो उनके पास अथॉरिटी है कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी एरिया को स्टेट में एज एन एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया, जो कि उनको ऑफिशियल गाजेट पे नोटिफिकेशन देकर करना पड़ेगा। सिग्निफिकेंस, अगर एक बार एरिया डिक्लेयर्ड हो गया एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया तो कोई भी पर्सन अलाउ नहीं है कि वो स्टैब्लिश कर सके, ऑपरेट कर सके कोई भी इंडस्ट्रियल प्लांट उसमें। अगर उसको बोल दिया गया कि वो एरिया ये एयर पॉल्यूशन कंट्रोल है तो वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री या प्लांट ऑपरेट नहीं हो सकता। फिर मैंने यहाँ पे कंक्लूजन दिया है कि ये जो प्रोविजन है ये इनेबल करता है टारगेटेड रेगुलेटरी कंट्रोल को कि वो अगर कोई भी हाई लेवल की एयर पॉल्यूशन फेस कर रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट करने के लिए फर्दर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ। ठीक है, सो ये सारे हमने क्वेश्चंस यहाँ पे एयर एक्ट के हिसाब से देखे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पे कनेक्ट कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।